नमस्कार। हाँ। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहता, हम्म। लेकिन इसने भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव को आप कह सकते हैं संभव बनाया। हम्म। अनुच्छेद 135। जी। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि 1950 में हम्म। जब हमारा संविधान लागू हुआ हम्म। तो उससे पहले जो फेडरल कोर्ट था हाँ, उसकी शक्तियां हमारे नए सुप्रीम कोर्ट को कैसे मिली। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। और ये सब एक सवाल से शुरू होता है ना। बिल्कुल। मतलब सोचिए 1950 आ गया, हम्म। संविधान लागू, हम्म। नया देश, नई व्यवस्था, नया सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। पर कानून और न्याय वो तो रातों रात नहीं बदल सकते। हम्म। जो हजारों मामले पहले से चल रहे थे, अपीलें थीं, हाँ, उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ होगा? हाँ। क्या वो सब खत्म हो गए हम्म। या उन्हें सुनने वाला कोई था? हाँ। इसी पहेली का जवाब है अनुच्छेद 135 में। सही। तो चलिए आज इसी परत को खोलते हैं, देखते हैं हमारे स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में। बिल्कुल सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1950 का परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये एक गहरा संवैधानिक और कानूनी बदलाव भी था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक फेडरल कोर्ट था जो 1937 से काम कर रहा था। हाँ, फेडरल कोर्ट। वो उस समय भारत की कह सकते हैं सबसे ऊंची अदालत थी। हालांकि कुछ मामलों में अपील लंदन प्रिवी काउंसिल भी जाती थी। अच्छा। फिर 1950 में हमारा संविधान आया, सुप्रीम कोर्ट बना जो अब सबसे ऊपर। तो सवाल यही था कि जो मामले फेडरल कोर्ट के दायरे में थे, हाँ। उनका क्या होगा? क्या वो अब सुने ही नहीं जाएंगे? यहीं पर अनुच्छेद 135 आया, उस खाली जगह को भरने के लिए। मतलब न्याय की निरंतरता के लिए। बिल्कुल, न्याय की निरंतरता, जुडिशियल कंटिन्यूटी सुनिश्चित करने के लिए। ये एक तरह का कानूनी पुल था पुराने और नए सिस्टम के बीच। तो ये अनुच्छेद 135 कहता क्या है? अगर एकदम सीधे सरल शब्दों में समझें, हमारे पास जो जानकारी है वो क्या बताती है? हाँ, देखिए, ये अनुच्छेद बहुत साफ तौर पर कहता है कि जब तक संसद कोई अलग कानून न बना दे। अच्छा, ये शर्त है। हाँ, जब तक संसद कोई और व्यवस्था न करे, तब तक सुप्रीम कोर्ट के पास उन सभी मामलों में वही अधिकार और शक्तियां होंगी जो संविधान लागू होने से ठीक पहले फेडरल कोर्ट के पास थीं। यानी उन पुराने खास तरह के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट बन गया एक तरह से। हाँ, बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। हाँ। और ये उन सभी मामलों वाली बात जरूरी है। क्या मतलब? किस तरह के मामले थे वो? फेडरल कोर्ट का दायरा सीमित था पर महत्वपूर्ण था। जैसे वो केंद्र सरकार और उस समय के प्रांतों या रियासतों के बीच के झगड़े सुनता था। अच्छा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, मूल क्षेत्राधिकार। फिर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कुछ खास तरह की संवैधानिक या कानूनी व्याख्या वाली अपीलें भी सुनता था। और कुछ मामलों में स्पेशल लीव से यानी विशेष इजाजत से भी अपील सुन सकता था। तो अनुच्छेद 135 का मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसा मामला था जिस पे फेडरल कोर्ट में अपील हो सकती थी, हाँ, या वहां चल रहा था, बिल्कुल, तो वो अधिकार अब सुप्रीम कोर्ट को मिल गया। हाँ, ताकि कोई मामला सिर्फ इसलिए न रुक जाए कि अदालत का नाम और ढांचा बदल गया है। उद्देश्य साफ था, न्यायिक निरंतरता। यहाँ इतिहास में जाना भी दिलचस्प होगा। संविधान सभा में इस पर बात हुई होगी। डॉक्टर अंबेडकर का क्या विचार था इस पर? स्रोत कुछ बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। संविधान सभा की बहसों के जो अंश मिलते हैं उनसे पता चलता है कि इस पर काफी सोचा गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस जरूरत पर जोर दिया था। अच्छा। उनका तर्क था कि न्याय सबसे ऊपर है। नई व्यवस्था लाने का मतलब ये नहीं हो सकता कि जिनके मामले पुरानी व्यवस्था में फंसे हैं उन्हें न्याय ही न मिले या सालों इंतजार करना पड़े। सही बात है, ये तो व्यवहारिक दिक्कत थी। बिल्कुल, और ये सिर्फ चल रहे मामलों की बात नहीं थी, ये उन अधिकारों की भी बात थी जो लोगों को या प्रांतों को फेडरल कोर्ट में अपील करने के लिए मिले थे। हाँ, वो अधिकार भी तो थे। अगर अनुच्छेद 135 न होता तो संविधान लागू होते ही वो सारे अधिकार अचानक खत्म हो जाते, शून्य पैदा हो जाता है। तो ये प्रावधान एक सेविंग क्लॉज जैसा भी था, पुराने अधिकारों को बचाने वाला, कम से कम तब तक जब तक संसद कोई नया कानून न बना दे। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले कितने प्रैक्टिकल थे। हाँ, उन्होंने बदलाव से पैदा होने वाली मुश्किलों का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। आपने संसद वाली बात कही थी कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। ये महत्वपूर्ण लगता है।
इसका मतलब क्या ये शक्ति स्थायी नहीं थी? सही पकड़ा आपने, ये स्थायी नहीं थी। संविधान ने ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी, लेकिन साथ ही संसद को भी शक्ति दी कि वो भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे बदल सकती है। मतलब संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस वाले दायरे को कम या खत्म कर सकती थी? जी हाँ, बिल्कुल। सीमित कर सकती थी या चाहे तो खत्म भी कर सकती थी। ये हमारी व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता को भी दिखाता है कि संसद कानून बनाने में सर्वोच्च है, बेशक संविधान के दायरे में। तो ये एक तरह का टेम्पररी इंतजाम था। हाँ, एक तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन भविष्य के लिए रास्ते खोले रखे गए थे। ये समझना जरूरी है कि ये एक संक्रमणकालीन उपाय था। लेकिन अब यहाँ असली सवाल आता है, आज 70 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, इस अनुच्छेद 135 की क्या प्रासंगिकता है? क्या आज भी कोई मामला इसके तहत आता है? स्रोत तो कहते हैं कि अब इसका इस्तेमाल लगभग नहीं होता। हाँ, व्यवहारिक रूप से ये बात काफी हद तक सही है। 1950 से पहले शुरू हुए ज्यादातर मामले तो इतने दशकों में निपट गए या अप्रासंगिक हो गए। इसलिए अनुच्छेद 135 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अब नए मामले आने की गुंजाइश लगभग शून्य है। तो ये बस ऐतिहासिक महत्व का रह गया है। हाँ, मुख्य रूप से ऐतिहासिक महत्व का। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी न्यायपालिका ने इतने बड़े बदलाव को कितनी आसानी से पार किया। ये उस समय की कानूनी इंजीनियरिंग का एक बढ़िया उदाहरण है। लेकिन क्या इसे पूरी तरह से डेड लेटर मान लें? मतलब क्या इसका कोई सैद्धांतिक महत्व भी बचा है आज, या बस किताब में लिखा है? डेड लेटर कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो जब तक संसद इसे हटा नहीं देती, ये संविधान का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। हमारे स्रोतों में भी जिक्र है कि अकादमिक और कानूनी हलकों में इस पर कभी-कभी बात होती है। कुछ लोग मानते हैं कि भले ही इस्तेमाल ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक है। और कुछ लोग हटाने के पक्ष में होंगे। हाँ, कुछ का तर्क है कि जो प्रावधान अब इस्तेमाल में नहीं है, उन्हें हटा देना चाहिए ताकि संविधान ज्यादा साफ और आज के हिसाब से बना रहे। ये बहस तो दिलचस्प है। क्या कोई ऐसी कल्पना करें, बहुत ही दूर की कौड़ी, कोई स्थिति बन सकती है जहां आज भी ये काम आ जाए? कल्पना करना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। मान लीजिए कोई बहुत ही पुराना पेचीदा मामला सामने आए, जैसे आजादी से पहले की किसी संधि से जुड़ा या किसी रियासत के विलय से जुड़ा कोई विवाद हो, जिसकी जड़ें 1950 से पहले की कानूनी व्यवस्था में हो और वो आज तक अनसुलझा रह गया हो। हाँ, किसी वजह से। ऐसी किसी असाधारण, लगभग नामुमकिन सी हालत में शायद कोई वकील अनुच्छेद 135 का हवाला देने की कोशिश करे। लेकिन ये तो बस सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये पूरी तरह अकादमिक अटकलबाजी है। असल में तो सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 136 यानी एसएलपी की इतनी ताकत है। हाँ, एसएलपी तो है ही कि किसी भी मामले को सुनने के लिए उसे 135 जैसे पुराने प्रावधान का सहारा लेने की जरूरत शायद ही कभी पड़े। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए वो उदाहरण देखते हैं जो स्रोतों में दिया है। 1948 का वो केंद्र सरकार और बंगाल प्रांत का टैक्स वाला मामला। हाँ, वो कैसे दिखाता है कि ये अनुच्छेद कैसे काम करता था। हाँ, वो उदाहरण इसे काफी साफ कर देता है। मामला ये था कि केंद्र सरकार और तब के बंगाल प्रांत के बीच किसी टैक्स के बंटवारे या वसूली पर विवाद था। ये मामला उस समय के नियमों के हिसाब से फेडरल कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता था, क्योंकि ये केंद्र और प्रांत का झगड़ा था। 1948 में ये फेडरल कोर्ट में दायर हुआ, सुनवाई चल रही थी। फिर आया 26 जनवरी 1950, संविधान लागू, फेडरल कोर्ट खत्म, सुप्रीम कोर्ट शुरू। अब इस चलते हुए केस का क्या? यहीं पर अनुच्छेद 135 काम आया। इस अनुच्छेद के कारण ये मामला अपने आप ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अपने आप ही? हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना और फैसला दिया, वैसे ही जैसे फेडरल कोर्ट देता अगर वो होता। तो न्याय प्रक्रिया रुकी नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई बाधा नहीं आई, किसी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ और मामला अपने अंजाम तक पहुंच गया। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट था। अगर ये अनुच्छेद ना होता तो क्या होता? क्या वो केस वहीं खत्म हो जाता या नए सिरे से फाइल करना पड़ता? ये अच्छा सवाल है। अगर 135 ना होता तो स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती थी। शायद मामला वहीं रुक जाता क्योंकि कोर्ट ही नहीं रहा। फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से अर्जी देनी पड़ती अगर वो उसके नए दायरे में आता। इसमें तो बहुत टाइम और दिक्कतें होती। हाँ, समय बर्बाद होता, कानूनी पेचीदगियां बढ़ती और हो सकता है कुछ मामलों में न्याय मिलना ही मुश्किल हो जाता। अनुच्छेद 135 ने इस सारी अनिश्चितता से बचा लिया, एक साफ रास्ता दिया।
जब हम सुप्रीम कोर्ट के दायरे से जुड़े दूसरे अनुच्छेद देखते हैं, जैसे 132 संवैधानिक मामलों में अपील, 133 सिविल मामलों में, 134 क्रिमिनल मामलों में, तो 135 कहाँ फिट होता है? ये उनसे अलग है? हाँ, ये उन सबसे थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 132, 133, 134 सुप्रीम कोर्ट के नियमित अपीलीय क्षेत्राधिकार को बताते हैं। रेगुलर अपीलेट जुरिस्डिक्शन। हाँ, कि किन मामलों में और किन शर्तों पर हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ये स्थायी प्रावधान है, आज भी लागू है। और 135 था, बल्कि सिर्फ फेडरल कोर्ट का बचा हुआ दायरा सुप्रीम कोर्ट को सौंप रहा था, वो भी अस्थायी रूप से, जब तक संसद कुछ और न तय करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के नक्शे में एक खास जगह रखता है। जी, जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक बदलाव को आसान बनाने के लिए था। और इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 136 यानी SLP वाला। हाँ, स्पेशल लीव पिटिशन, जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत व्यापक शक्ति देता है। ये क्रम दिखाता है कि संविधान ने कैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को परत दर परत बनाया। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकला? हमने परिभाषा, उद्देश्य, इतिहास, आज की स्थिति सब समझा। निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 135 संविधान का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसने भारत के गणतंत्र बनने के उस नाजुक दौर में न्यायिक स्थिरता और निरंतरता पक्की की। भले ही आज इस्तेमाल में ना हो। हाँ, भले भी आज इसका व्यावहारिक उपयोग लगभग खत्म हो गया हो, ये संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता और उनकी प्रैक्टिकल सोच का सबूत है कि उन्होंने सिर्फ भविष्य नहीं सोचा, बल्कि अतीत से भविष्य तक का रास्ता भी आसान बनाया। बिल्कुल, उन्होंने जरूरी पुल भी बनाए। ये अनुच्छेद उसी न्यायिक पुल का एक खंभा था। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे कानून और संस्थाएं समय के साथ बदलती हैं। एक प्रावधान जो कभी इतना जरूरी था, आज ऐतिहासिक हो गया। सही बात है। ये याद दिलाता है कि संविधान कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, एक जीती जागती व्यवस्था है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने लायक बात ये भी उभरती है कि किसी भी देश के लिए, खासकर जब वो बड़े बदलावों से गुजर रहा हो, तो कानूनी और संस्थागत निरंतरता कितनी जरूरी होती है। अचानक सब कुछ शून्य कर देना खतरनाक हो सकता है। हाँ, अराजकता फैल सकती है। अनुच्छेद 135 जैसे प्रावधान दिखाते हैं कि कैसे व्यवस्था बदलते समय भी स्थिरता बनाई जा सकती है, ताकि आम लोग या संस्थाएं कंफ्यूजन और अनिश्चितता का शिकार ना हो। ये सबक तो दुनिया भर के लिए है। हाँ, जो भी संवैधानिक बदलावों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए प्रासंगिक है। और एक बात और सोचने वाली है, क्या संविधान में ऐसे और भी सोए हुए या कम इस्तेमाल होने वाले प्रावधान हैं? हो सकते हैं। जो किसी खास स्थिति में अचानक महत्वपूर्ण हो जाएं? या फिर क्या अब समय आ गया है कि संविधान को थोड़ा और साफ सुथरा किया जाए? और ऐसे ऐतिहासिक प्रावधान जिनका अब कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं बचा, उन्हें औपचारिक रूप से हटा दिया जाए? ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर लगातार विमर्श चलता है। संविधान की व्याख्या और उसका विकास तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल अनुच्छेद 135 पर। इसने दिखाया कि कैसे हमारे संविधान ने अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु बनाया। जी। अगली बार हम अनुच्छेद 136 पर ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट की वो जादुई छड़ी यानी विशेष अनुमति याचिका SLP। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसे देश की किसी भी अदालत के किसी भी फैसले में दखल देने की असाधारण शक्ति देती है। ये एक ऐसा विषय है जो आज सुप्रीम कोर्ट के काम को समझने के लिए बेहद जरूरी है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।